बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर फर्स्ट एड इम्यूनोलॉजी को कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फाइट ऑर्गन्स। प्राइमरी ऑर्गन्स वो होते हैं जिनमें जो इम्यून सेल्स हैं उनके प्रोडक्शन भी और मैच्योरेशन भी होती है। अब जो बोन मैरो है उसमें बी और टी सेल दोनों प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन याद करना कि जो बी सेल की मैच्योरेशन होती है वो बोन मैरो में होती है और टी सेल की मैच्योरेशन थाइमस में होती है। जो सेकेंडरी लिम्फाइट ऑर्गन्स होते हैं ये बी सेल्स या टी सेल्स को बनाते नहीं हैं, बल्कि ये इंटरेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर बी और टी सेल का एंटीजन के साथ इंटरेक्शन होता है। अब सेकेंडरी लिम्फाइट ऑर्गन के अंदर बोन मैरो और थाइमस के अलावा बाकी सारे आ जाएंगे, लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, अपेंडिक्स, पेयर पैचेस। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सेकेंडरी लिम्फाइट ऑर्गन विच इज़ लिम्फ नोड। अब एक बात याद रखना कि जो लिम्फ नोड है ये लिम्फ को फिल्टर करता होता है। इसके पास बहुत सारी आफरंट आती है, लेकिन जो लेके जाने वाली ईफरंट होती है वो सिर्फ एक ही होती है। अनदर एमसीक्यू पॉइंट इज ये इनकैप्सुलेटेड होता है और इसके अंदर ट्रैबिकुलेटेड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? नंबर 1, इसमें मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि लिम्फ को फिल्टर करते हैं। नंबर 2, बी और टी सेल सर्कुलेट करते हैं। नंबर 3, इम्यून रिस्पॉन्स की एक्टिवेशन करते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी लिम्फाइट ऑर्गन है। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, तीनों पार्ट का अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है। यहाँ से हम देखते हैं। सबसे पहला है जो इसका आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो आउटर कॉर्टेक्स है उसको बोलते हैं फॉलिकल। तो जो फॉलिकल होता है वो आउटर कॉर्टेक्स में होता है। याद करना, फॉलिकल, जहाँ भी फॉलिकल आ जाए वहाँ पे 20 सेल्स होते हैं। तो फॉलिकल के अंदर बी सेल्स की लोकलाइजेशन होती है और बी सेल्स पड़े हुए होते हैं, यहीं से बी सेल प्रोलिफरेट करते हैं। अब ये जो फॉलिकल्स होते हैं जिनमें बी सेल की कंडेंसेशन होती है, ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी वाले होते हैं वो डेंस होते हैं या जबकि जो सेकेंडरी वाले होते हैं वो पेल होते हैं। जो प्राइमरी वाले होते हैं उसमें बी सेल इनएक्टिव होते हैं, सेकेंडरी के अंदर बी सेल्स एक्टिव होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला आता है मेडुला। जो मेडुला होता है, मेडुला के अंदर क्या चीज़ें होती है? मेडुला के अंदर दो चीज़ें होती है। मेडुला के अंदर मेडुलरी कॉर्ड्स होते हैं, कॉर्ड्स, और दूसरा मेडुलरी साइनसेस होती है। अब जो मेडुलरी कॉर्ड्स होते हैं उसमें वंस अगेन दो चीज़ें होती है, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स। जबकि मेडुलरी साइनस के अंदर रेटिकुलर सेल्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो मेडुलरी साइनस है वो इफरेंट लिम्फेटिक से कम्युनिकेट करती है, अगर आप इस डायग्राम में देख लो। क्लियर? तो नेक्स्ट इज पैराकॉर्टेक्स। अब पैराकॉर्टेक्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी सेल्स फॉलिकल में होते हैं और टी सेल्स पैराकॉर्टेक्स में होते हैं। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट थिंग है। अब जो टी सेल्स होते हैं अगर ये डेवलप ना कर पाए तो उसका मतलब एक सिंड्रोम हो जाएगा विच इज़ डाइजॉर्ज सिंड्रोम। तो पैराकॉर्टेक्स किस डिजीज में डेवलप नहीं होता? आंसर इज डाइजॉर्ज सिंड्रोम। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टी सेल्स होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन में प्रोलिफरेट करते हैं, जबकि बी सेल्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन में प्रोलिफरेट करते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट था। इसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज है पूरी बॉडी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से कंफर्म एमसीक्यूज आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो सब मेंटल होता है ये टिप ऑफ टंग और लोअर लिप के लिए होता है, जबकि सब मैंडिबुलर ओरल कैविटी को ड्रेन करता है। अब ये दोनों लिम्फ नोड, चूंकि ओरल कैविटी क्या है, तो जब ओरल कैविटी की मलिग्नेंसी होगी या मेट्स होगी तो ये लार्ज हो जाएगी। जो डीप सर्वाइकल होती है ये हेड एंड नेक और ओरोफैरिंग्स के होते हैं। हेड एंड नेक और ओरोफैरिंग्स, तो अगर हेड एंड नेक ओरोफैरिंग्स का कैंसर होगा तो ये इनलार्ज हो जाएंगे। इसके अलावा 3 और कंडीशन है जिसमें ये इनलार्ज होते हैं, लाइक यूआरटीआई में, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में जिसको किसिंग डिजीज कहते हैं, और तीसरा कावासाकी डिजीज में। इसके बाद है सुप्रा क्लेविकुलर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एरिया से ड्रेनेज लेते होते हैं। अब जो राइट वाले हैं वो राइट हेमीथोरेक्स से लेते हैं, जो लेफ्ट वाला है उसको विल्चू नोड कहते हैं। अब ये लेफ्ट हेमीथोरेक्स के अलावा एब्डोमेन और पेल्विस से ड्रेनेज लेता है। डैट मीन्स थोरेक्स, एब्डोमेन, पेल्विस की मैलिग्नेंसी में ये इनलार्ज हो जाते हैं। मीडियास्टिनल लिम्फ नोड ट्रैकिया और इसोफेगस के लिए होते हैं। लंग्स के लिए हाइलर लिम्फ नोड होते हैं। अब ये लिम्फ नोड किस में इलाज होते हैं? आपने सुना होगा बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी और सार्कोइडोसिस में होती है। यूनिलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी पल्मोनरी टीबी में होती है। इसके अलावा ये लिम्फ नोड्स लंग के कैंसर में और ग्रैनुलोमेटस डिजीज में, वैसे सार्कोइडोसिस भी ग्रैनुलोमेटस डिजीज है। नेक्स्ट इज एक्सिलरी लिम्फ नोड। ये इंपॉर्टेंट है, ये अपर लिम्ब में ब्रेस्ट के और स्किन अबव द अम्ब्लाइकस इसको ट्रेन करते हैं, बिकॉज स्किन बिलो द अम्ब्लाइकस आंसर इज इंग्वाइनल लिम्फ नोड। तो ये लिम्फ नोड इनलार्ज होते हैं अगर ब्रेस्ट का कैंसर हो या मास्टाइटिस हो।
जो एपिट्रोक्लियर होते हैं ये आपके जो बैक ऑफ एल्बो है उसके पीछे पड़े हुए होते हैं, और ये सेकेंडरी सिफिलिस में लार्ज होते हैं। ये वन लाइनर है इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो सिलिक है ये फोरगट वाले स्ट्रक्चर को ट्रेन करता है। फोरगट में इसोफेगस, स्टोमक, अपर हाफ ऑफ डोडिनम आ जाता है। सुपीरियर मेजेंटेरिक वाले मिड गट के लिए होते हैं और इन्फीरियर मेजेंटेरिक वाले हाइंड गट के लिए होते हैं। तो ये किस में इलाज होते हैं? अगर किसी को मेजेंटेरिक लिम्फेडिनाइटिस है या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़ आता है और सिलिक डिजीज़ आ जाते हैं। इसके बाद जो पेरी एम्ब्लाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं उनको सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल कहते हैं। वंस अगेन ये एब्डोमेन पेल्विस की मेलिग्नेंसी में खास तौर पर गैस्ट्रिक कैंसर में लार्ज हो जाते हैं। पैरायोटिक ये गुनेड्स को ट्रेन करते हैं लाइक ओवरी और टेस्टिस को। इसके अलावा किडनीज को और फीमेल जेनिटल ट्रैक में फिलोपियन ट्यूब और फंडस ऑफ यूट्रस को ट्रेन करते हैं। अब इम्पोर्टेंट है एक्सटर्नल इलियक। अब ये लिम्फ नोड वाली ये इंपॉर्टेंट है जो लास्ट वाले आ रहे हैं। पैरायोटिक बता दिया गुनेड्स के लिए यानी यूरोजेनिटल सिस्टम के लिए होते हैं। एक्सटर्नल इलियक बॉडी ऑफ यूट्रस के लिए, सर्विक्स के लिए और सुपीरियर ब्लैडर के लिए। ठीक हो गया। अब इससे नीचे जाते हैं तो आंसर आ जाएगा इंटरनल इलियक। इंटरनल इलियक प्रोक्सिमल वजाइना के लिए फीमेल में और मेल में, प्रोस्टेट, कैवर्न, कॉर्पुरा कैवर्नोजा, इंफीरियर ब्लैडर। इसके अलावा लोअर रेक्टम से लेकर इनल किनाल अबव द डेंटेट लाइन, बिकॉज बिलो द डेंटेट लाइन आंसर कौन सा होगा? सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड। तो जो सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया को ड्रेन करते हैं, इनल किनाल को ड्रेन करते हैं बिलो द अम्ब्लाइकस, सॉरी इनल किनाल बिलो द डेंटेट लाइन और स्किन बिलो द अम्ब्लाइकस। एक्सेप्शन इज पोप्लिटियल एरिया। अब पोप्लिटियल एरिया कौन सा होता है? दिस इज डोर्सोलैटरल फुट और पोस्टीरियर काफ, ये पोप्लिटियल एरिया है। इसके अलावा बाकी सारा एरिया सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड ट्रेन करता होता है। अब जो पूरी बॉडी का लिम्फ है वो दो बड़ी डक्ट कैरी करती है, राइट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट है उसको थोरैसिक डक्ट कहते होते हैं। क्लियर? एक बात रट्टा मार लेना कि जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी अबव द डायाफ्राम, यानी डायाफ्राम से ऊपर, यानी हाफ साइड ऑफ हेड एंड नेक एंड हाफ साइड ऑफ या राइट साइड ऑफ हेमिथोरैक्स, इसको ट्रेन करती है। बाकी सारा जो एरिया होता है वो सारा थोरैसिक डक्ट करती होती है। अब ये दोनों जो लिम्फेटिक डक्ट होती है ये सब क्लेवियन वेन और इंटरनल जुगुलर वेन इनके जंक्शन पे आके ड्रेन होती है और इन दोनों के जंक्शन से ब्रेकियोसेफलिक वेन बन जाती है। क्लियर? तो नेक्स्ट ऑर्गन इज स्प्लीन। स्प्लीन का एक एमसीक्यू है कि लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पड़ी होती है और इसको प्रोटेक्ट करने वाली 9 से लेकर 11 रिब्स होती है। दूसरा ये है अगर स्प्लीन काम नहीं कर रही, या तो आपने स्प्लीन निकाल दी है या ऑटो स्प्लीन एक्टेमी हो गई है सिकल सेल एनीमिया में, जब स्प्लीन काम नहीं करती तो आईजीएम की प्रोडक्शन नहीं हो पाती। अब जो आईजीएम होती है, आईजीएम और आईजीजी दोनों कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन करती है। जब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट नहीं होगे तो C3b नहीं बनेगा। जब C3b नहीं होगा तो ऑप्सोनाइजेशन नहीं हो पाएगी। जब ऑप्सोनाइजेशन नहीं हो पाएगी तो इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। और 3 ही इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म रट्टा मार लो, निमोनिकिस, शिन, S फॉर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, HI फॉर हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड N फॉर नाइजीरिया। अगर किसी की स्प्लीन निकल गई है तो उसके ब्लड स्मीयर में क्या मिलेगा? नंबर 1 होवल जाली बॉडीज या आरबीसी के न्यूक्लियर रेमिनेंट होते हैं। नंबर 2 टारगेट सेल, ये थैलासीमिया में भी हो सकती है। थ्रोम्बोसाइटोसिस और लिम्फोसाइटोसिस। वाई? क्योंकि स्प्लीन इनको सिक्वेस्टर ट्रैप करना होता है। अब वंस अगेन स्प्लीन के भी 3 एरियाज होते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज जहाँ फॉलिकल आ जाए तो वो बी सेल है और ये वाइट पल्प में होता है, जबकि जो आपका मार्जिनल जोन होता है ये रेड और वाइट पल्प के दरमियान में होता है। यानी जो वाइट पल्प है उसके अंदर पेरी आर्ट्रियोलर लिम्फेटिक शीट है जिसमें टी सेल होते हैं, और वाइट पल्प में फॉलिकल जिसमें बी सेल होते हैं। वाइट पल्प और रेड पल्प इनके दरमियान में जो मार्जिनल जोन होता है उसमें मैक्रोफेजेस और बी सेल्स होते हैं। दीज आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। याद कर लो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल 3 ही है, मैक्रोफेजेस, बी सेल और डेंड्रिटिक सेल। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट है। अगला है थाइमस। थाइमस की लोकेशन है कि ये एंटीरो सुपीरियर मीडियास्टिना में, स्पेसिफिकली सुपीरियर मीडियास्टिना में होता है। यहाँ पे टी सेल्स की मैच्योरेशन होती है। अनदर एमसीक्यू पॉइंट इज ये इनकैप्सुलेटेड होता है। थाइमस, टी फॉर थाइमस, टी फॉर थर्ड फेरेंजियल पाउच, इससे डेवलप होता है। दैट इज़ वाई ये अगर थर्ड फेरेंजियल पाउच डेवलप ना कर पाए तो डाइजॉर्ज सिंड्रोम हो जाएगा जिसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। अब जो थाइमस की एपिथेलियम होती है वो थर्ड पाउच से बनती है, उसकी एंडोडर्म से बनती है, जबकि थाइमस के लिम्फोसाइट्स मीजोडर्म से बनते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब थाइमस में भी 2 चीज़ें हैं, कॉर्टेक्स है और मेडुला है। कॉर्टेक्स में इमेच्योर टी सेल्स हो गए
और मेडुला में सेल्स की मैच्योरेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा हेयर सेल कॉर्पस्कल्स हैं जिसमें रेटिकुलर सेल्स होते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब जो थाइमस होता है ये सिर्फ बच्चों में ही वेल डेवलप्ड होता है और कैसा नज़र आता है, सेल शेप स्ट्रक्चर होता है। सेल एक घूंगा वगैरह, वैसे वो स्नेल को बोलते हैं, इसको रट्टा मार लेना। तो एक बात याद रख लेना, जो टी सेल्स की मैच्योरेशन थाइमस में है और बी सेल्स की बोन मैरो में है। अगर किसी बच्चों में थाइमस नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है उसको डाइजॉर्ज सिंड्रोम है या सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ है। और अगर थाइमस का ट्यूमर हो गया है तो ये थाइमोमा करवा देगा। अब ये जो थाइमोमा होता है ना, ये सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम करवा सकता है। इसके अलावा 3 पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है। सबसे इंपॉर्टेंट है माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसमें प्रॉक्सिमल मसल की वीकनेस होती है। इसके अलावा प्योर रेड सेल एप्लेजिया और गुड सिंड्रोम ये भी देखने को मिल सकता है। अगला है इन्नेट वर्सेस अडाप्टिव इम्यूनिटी। अब जो आपका इन्नेट इम्यूनिटी है, इन्नेट होती है नॉन स्पेसिफिक, जो आपकी पैदाइश से ही डेवलप होती है। अडाप्टिव जिसको टाइम लगता है। याद कर लो, अडाप्टिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ बी और टी सेल आती है और इनसे प्रोड्यूस होने वाली, बी सेल से प्रोड्यूस होने वाली एंटीबॉडीज़ है। इसके अलावा बाकी सारे इन्नेट इम्यूनिटी में आते हैं, स्पेसिफिकली नेचुरल किलर सेल, कॉम्प्लीमेंट्स, एपिथेलियल बैरियर्स, ये सारे आ जाते हैं। अब जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये जर्म लाइन इनकोडेड होती है, जबकि अडाप्टिव इम्यूनिटी में वेरिएशंस आती हैं। हर एंटीजन के लिए स्पेसिफिसिटी क्रिएट हो जाती है। इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, अडाप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, रिफाइंड होती है ओवर द टाइम। इन्नेट इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से डेवलप कर जाती है, अडाप्टिव को डेवलप होने में टाइम चाहिए होता है। लेकिन इन्नेट के पास मेमोरी रिस्पॉन्स नहीं होता, अडाप्टिव के पास अच्छा खासा मेमोरी रिस्पॉन्स होता है। अब इसमें जो इनेट इम्यूनिटी कौन सी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है, इसमें लाइसोजाइम है जो आपकी सिक्रीशंस में होता है, कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन है, ईएसआर सी रिएक्टिव प्रोटीन, साइटोकाइंस आते हैं। जबकि अडाप्टिव में इम्यूनोग्लोबुलिन्स और कुछ साइटोकाइंस दोनों ही आ जाते हैं। अब इनके की फीचर्स में आ जाते हैं। इनेट इम्यूनिटी वाले जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर टोल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं। टोल लाइक रिसेप्टर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? दीज आर पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, ऐसे रिसेप्टर्स जो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं। और इसके अलावा डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, उसको मतलब पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं। और रिकॉग्नाइज करने के बाद ये न्यूक्लियर फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बीटा। अब ये जो न्यूक्लियर फैक्टर होता है ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। अब ये जो पैटर्न्स होते हैं जिसको टोल लाइक रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करते हैं, एग्जांपल इस ग्राम नेगेटिव में लाइपोपोलीसैकेराइड है, बैक्टीरिया में फ्लैजिलिन है, वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड है। जबकि जो डैम्स है, डैम क्या होता है? डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, जहाँ पे डैमेज हो सकता है। डैमेज हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, हिस्टोन प्रोटीन में या हीट शॉक प्रोटीन में होता है। जबकि अडाप्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो स्ट्रॉन्गर क्विकर रिस्पॉन्स होते हैं। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनको इम्यून प्रिविलेज एरियाज़ कहते हैं, जहाँ पर हमारा जो बैरियर स्टैब्लिश होता है, जिन्होंने हमारे वो पार्ट्स हैं जिनको हमारा इम्यून सिस्टम ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ। ठीक हो गया? वो कौन से हैं? आइज, ब्रेन, प्लेसेंटा और टेस्टिस। ये वो टिश्यूज़ हैं जहाँ पर बैरियर्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स टू फॉरेन एंटीजन नहीं डेवलप होता। सही हो गया? मतलब इन्फ्लेमेटरी सेल यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते बैरियर्स की वजह से। तो ये बात रट्टा मार लेना। इसके बाद है MHC कॉम्प्लेक्स 1 और 2। अब जो MHC कॉम्प्लेक्स होता है उसको कोड करने वाले HLA जीन्स होते हैं। अब ये जो होता है ना, ये एंटीजन को, ये फ्रेगमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं टू द टी सेल्स और टी सेल रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल जो MHC1 है ये प्रेजेंट करेगा CD8 को प्रेजेंट करेगा जो कि किलर टी सेल है। जबकि MHC टाइप 2 ये हेल्पर टी सेल या CD4 को प्रेजेंट करेगा। याद रखना कि जो MHC1 है इसके जो लोकस होते हैं, लोकस इज द पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम। ठीक हो गया? तो इसके 1 लेटर है, यानी इसका जो जीन है वो 3 हो सकते हैं, ABC। जबकि जो 2 वाले हैं उसमें डबल डबल आ रहे हैं, DP, DQ, DR ये आ रहे हैं। अब जो MHC1 होता है ये टी सेल रिसेप्टर और CD8 इसके लिए होता है, जबकि 2 वाला 4 के लिए होता है। 4 दूनी 8, ये रट्टा मार लेना। स्ट्रक्चर रट्टा मार लो, 3 अल्फा और 1 बीटा है 1 में, जबकि 2 में 2 अल्फा और 2 बीटा। एक बात याद रखना, जो 1 वाला है हमारे बॉडी के सारे न्यूक्लिएटेड सेल पे पड़ा होता है एक्सेप्ट RBCs, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि 2 वाला सिर्फ और सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे होते हैं, और वो 3 ही होते हैं, मैक्रोफेजेस, बी सेल और डेंड्रेटिक सेल। जो 1 वाला होता है ये एंडोजिनस एंटीजन को प्रेजेंट करता है लाइक वायरल और साइटोसोलिक प्रोटीन्स। जबकि 2 वाला एक्सोजिनस एंटीजन को प्रेजेंट करता है लाइक बैक्टीरियल प्रोटीन। क्लियर?
तो ये बात रट्टा मार लेना। जो 1 वाला है उसमें जो एंटीजन लोड होता है RER में, जबकि 2 के अंदर एंडोसोम के अंदर एंटीजन लोड होता है। 1 के साथ जो प्रोटीन है वो β2 माइक्रोग्लोबुलिन है और 2 के साथ इनवेरिएंट चेन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके एसोसिएशन जो HLA-B27 होता है ये सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है। इसमें 4 आते हैं: सोरियाटिक आर्थराइटिस, एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, I फॉर IBD एसोसिएटेड आर्थराइटिस, R फॉर रिएक्टिव आर्थराइटिस। जो DR3 है ये किससे एसोसिएटेड है? जो DR3 DR4 टाइप 1 डायबिटीज से एसोसिएटेड है। इसके अलावा 3 वाला SLE में और हाशिमोटो और एडिसन के साथ होता है। एडिसन में वैसे दोनों ही होते हैं, जबकि HLA-DR4 में र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाएगा। इसके बाद है नेचुरल किलर सेल। जो नेचुरल किलर सेल है ये खास तरह के लिम्फोसाइट्स हैं, लेकिन ये इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। ये परफोरिन गैर एंजाइम पाथवे को यूज़ करते हैं, अपोप्टोसिस करवाते हैं दो चीज़ों की, वायरस इन्फेक्टेड सेल की और ट्यूमर सेल की। अब इनकी जो एक्टिविटी बढ़ाने वाला जो साइटोकाइन है वो 2, 12, इसके अलावा इंटरफेरॉन्स होते हैं। और जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो ये इंटरफेरॉन गैमा प्रोड्यूस करते हैं और इंटरफेरॉन गैमा मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देता होता है। सही हो गया। इसके अलावा ये एंटीबॉडी को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर सकते हैं और एंटीबॉडी सेल को उड़ा देगी। फॉर एग्जांपल जो CD16 होता है वो FC रीजन पे जाके बाइंड करेगा। आगे पढ़ते हैं बी और टी सेल के फंक्शन। तो जो बी सेल्स होता है ये सेल ह्यूमोरल इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करता है। टी सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करता है। अब जो बी सेल्स होते हैं ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। एंटीजन प्रेजेंटेशन होती है। जब एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं तो इनमें सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन होती है और एंटीजन स्पेसिफिसिटी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। सही हो गया। और इसके अलावा मेमोरी सेल भी प्रोड्यूस करते हैं। जो टी सेल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं: CD4 CD8। CD4 हेल्पर है, CD8 किलर है। CD4 बी सेल्स को हेल्प करेंगे कि एंटीबॉडीज बनाए और साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे, जो फेगोसाइटोसिस की रिक्रूटमेंट कराएगा। जो किलर टी सेल है वंस अगेन परफोरिन गैर एंजाइम पाथवे को यूज़ करेंगे, दो सेल्स को किल करेंगे, वायरस इन्फेक्टेड सेल को और ट्यूमर सेल को। अब जो बी सेल्स है ये टाइप 1, 2 और 3 हाइपर सेंसिटिविटी कराते हैं। टी सेल सिर्फ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी कराते हैं। टी सेल एक्यूट और क्रॉनिक सेलुलर रिजेक्शन भी करवा देते हैं।